दोस्तों, ये कहानी है उन कैदियों की जिन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर और होशियार सेना को चकमा दे दिया, लेकिन उनके बदले न जाने कितने लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। तो कहानी शुरू होती है, हिटलर का दौर चल रहा है। बेगुनाहों को उनके घर से बाहर निकाल कर बेवजह मारा जा रहा है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इस चीज के ऊपर उंगली उठा सके, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका पूरा देश नक्शे से गायब हो जाएगा। इन्होंने जर्मनी में ही कई जगहों पर ऐसे कैंप बना रखे हैं जिसमें किसी के जाने का मतलब था कि उनकी मौत तय है, और खासकर जीउस लोगों को जिनसे हिटलर की खास दुश्मनी थी। और उसने उनके साथ क्या किया ये हम सभी जानते हैं। वेल, एक कैदी जिसे कैंप के गेट पर ही टांग दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से उसने भागने की कोशिश करी थी, और वो सभी को डराना चाहते थे कि अगर किसी ने ऐसा दोबारा किया तो उसका अंजाम भी यही होगा। दूसरी तरफ कुछ बीमार और भूख से मरे हुए कैदियों को भी देखते हैं, जिन्हें बाहर लाकर वही कैंप के बीच में ही गाड़ दिया जाता है। जिसके बाद हम कुछ लाशों को देखते हैं जिन्हें किसी जानवरों की तरह एक कमरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरह से इस कैंप का हाल था। सही खाना किसी को मिलता नहीं था, लेकिन काम हर रोज उनसे करवाया जाता था। अब ऐसे कैंप पोलैंड के कई सारे जगहों पर बनाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा यही चर्चों में था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दरिंदगी हो रही थी। अगले सीन में हम हजारों की तादाद में नए कैदियों को देखते हैं जो अभी अभी इस कैंप में लाए गए। सबसे पहले तो उनके बाल काटे जाते हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरे कपड़े दिए जाते हैं, और सभी को उनके नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे लोगों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके नंबर से पहचाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैदियों की तादाद काफी ज्यादा थी, और ऐसे में इतने लोगों का नाम याद रख पाना आसान नहीं था। इसी में से हम दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे फ्रेडी और वॉल्टर। ये भी आम कैदियों की तरह ही थे, लेकिन इनके अंदर शुरू से ही यहाँ से भागने का जुनून है। उन्होंने ठान लिया है कि वो यहाँ से भाग कर रहेंगे, और इसी बारे में वो कई दिनों से आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। अब एक दिन वो अपने इस काम को अंजाम भी दे देते हैं। उस दिन वो दोनों काम से जल्दी आ जाते हैं, और फिर जॉन को, जो कि उनका ही साथी है, उनकी मदद से वो एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं, जो कि उसी कैंप में बना हुआ है, जो कि कई दिनों की मेहनत से बनाया गया है। अब वो उसके अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान हम फ्लैशबैक में जाते हैं, उन तीनों को देख पाते हैं जो उसी लाश वाले कमरे में बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है और वो कैसे कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जॉन, जो कि उनके काफी करीब था, वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को कितने दिनों तक बंकर में रहना है और फिर यहाँ से बाहर निकलकर किसके पास जाना है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सभी कैदी अब काम से वापस आ रहे हैं और उनकी हाजिरी लगती है। उसी में से जेलर को पता चलता है कि बैरक नंबर 9 में से 2 कैदी गायब हो चुके हैं। ये पता लगते ही वो बौखला जाता है और सबसे पहले तो उस बैरक के हेड को बुलाता है और उनसे इस बारे में पूछता है, लेकिन उसके कुछ पता नहीं था, तो वो उसे इतना मारता है कि वो मर ही जाता है। जिसके बाद वो सभी कैदियों से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। तब वो सारी पेट्रोलिंग वाले कुत्तों को ऑर्डर दे देता है ताकि वो जल्दी से उन्हें ढूंढ सके। लेकिन जर्मन ज्यूस कैदियों को वहीं खड़े रहने को कहते हैं और बैरक नंबर 9 के लोगों से पूछताछ भी करते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। जिसके बाद उन्हें वहीं रात भर खड़ा हुआ छोड़ दिया जाता है, और वो भी इतनी ठंड में। अब कितने कैदियों को तो उनके कपड़े भी नहीं दिए जाते, उन्हें ऐसे बिना कपड़े के ठंड में रहने को बोल दिया जाता है, और अब अगले दिन का वेट किया जाता है। अगर वो कुछ नहीं बताते तो वो कुछ लोगों को जंगल में ले जाकर उन्हें जिंदा ही गाड़ देते हैं, और बस उनकी गर्दन ही बाहर रखी जाती है। फिर उनसे वही 2 लोगों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा तो आखिर में बताएंगे क्या। और इस बात से वो ऑफिसर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उनके सरों पर घोड़े चलवा देता है, जिससे कि वो सभी मारे जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस आता है और उन्हीं खड़े हुए कैदियों से फिर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों भागने वाले थे, ये किसी को भी पता नहीं था। इसलिए सभी कैदी वही जवाब देते हैं कि उन्हें पता नहीं है, और उसी खड़े हुए कैदियों में से कई तो वहीं गिरकर मारे जाते हैं ठंड की वजह से, लेकिन उन्हें वहां से उठाया तक नहीं जाता। और वहीं अंदर ऑफिसर के दिमाग में खलबली मची हुई थी। उन्हें जल्द से जल्द उन कैदियों को ढूंढना है, क्योंकि अगर इस बारे में ऊपर बैठे लोगों को पता चल गया तो वो इन ऑफिसर को छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए अगले दिन ही छानबीन तेज कर दी जाती है। लेकिन वो दोनों अभी भी उस लकड़ी के बने हुए बंकर के नीचे छुपे हुए थे। पिछले कई दिनों से उन्होंने ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था, लेकिन आजादी के जज्बे ने ही उन्हें बस जिंदा रखा हुआ था। तभी उनके पास एक कुत्ता आ जाता है और गुर्राने लगता है, लेकिन उसे पता चल चुका था कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये बात उसका हैंडलर समझ नहीं पाता और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ इस तरह से इन दोनों की जान बच पाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीतने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा। उन ऑफिसर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कैदी बाहर नहीं बल्कि कैंप के अंदर ही छुपे हुए। वहीं दूसरी ओर हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो एक कैदी को पकड़ कर लाता है, और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही उन दोनों को यहाँ से भागने में मदद करी है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा मारूंगा। दरअसल वो उसे बस डराना चाहता था, जिससे कि वो उनके बारे में सब कुछ बता दे। तब तक वहाँ पे कुछ ट्रक्स आ जाते हैं जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे थे,
जिन्हें अब यहाँ पर कैद करके रखा जाएगा। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग भागने लगते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है, जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन उन्हें कम से कम एक आसान मौत मिल गई थी। यहाँ रहते तो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरते। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ हम बैरक नंबर 9 के कैदियों को देखते हैं, जो अभी भी उसी जगह पर खड़े हुए थे। बाकियों को तो भेज दिया गया था, लेकिन उन्हें बिना खाना पानी के वहीं खड़ा रखा गया था। पर कुछ देर बाद वहाँ एक ऑफिसर आता है और वो उन सभी को काम पर भेज देता है। लेकिन उसके जाने के बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो वहीं पर पड़े हुए थे। उनकी भूख और ठंड से मौत हो चुकी थी। अब जिस जगह पर फ्रेडी और वॉल्टर रह रहे थे वो असल में लकड़ी रखने की जगह होती है, जिसके नीचे ही ये लोग छुपे थे। लेकिन अब वो देखते हैं कि वहाँ पर और लकड़ियाँ लाई जा रही है और उनके ऊपर रखी जा रही है। इस बात से वो डर जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लकड़ियाँ हो गई तो वो बाहर निकल नहीं पाएंगे और यहीं मारे जाएंगे। इसलिए उन्हें अब सही समय देखकर यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में बर्फ गिरने वाली है और ऐसे में लकड़ियों का बोझ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इधर सभी कैदी काम से वापस आ जाते हैं और उन्हें अपने कैंप में भेज दिया जाता है। लेकिन वो बैरक नंबर 9 के लोगों को फिर से वहीं खड़ा कर दिया जाता है, उसी खून जमा देने वाली ठंड में। लेकिन यहाँ वो ऑफिसर हार नहीं मान रहा था। वो हर रोज वही चीज़ करता है जिससे कि वो कैदी डर जाए, उनके बारे में बता दे। यहाँ तक कि वो उनके सामने एक ज्यूस को ला कर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं इसे यहीं मार दूंगा अगर किसी ने कुछ नहीं बताया। अब वो उसको मार भी देता है। 3-4 कैदियों को तो वो फांसी पर भी चढ़ा देता है। लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी, इसलिए वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वहीं दूसरी ओर हम फ्रेडी और वॉल्टर के बंकर में कुछ हलचल देखते हैं। उन्होंने ठान लिया था कि आज ही रात वो यहाँ से भाग जाएंगे। वो इस छोटी सी जगह पर नहीं गुजारा कर सकते थे। अब वो धीरे धीरे कोशिश करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें जिस बात का डर था वही होता है। लकड़ियों के ऊपर बर्फ जम चुकी थी, जिससे कि उसका वजन और भारी हो जाता है। वो अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं और फाइनली वो लकड़ी के पल्ले को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने सारी लकड़ियाँ गिरा दी तो आवाज़ हो सकती है, इसलिए उन्हें यह काम भी चुपचाप करना होगा। वो धीरे धीरे उस छोटी सी जगह से बाहर आते हैं और फिर रेंगते हुए वहाँ से बाहर आने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उन्हें ठंड लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कैसे भी करके वो इस जगह से बहुत दूर चले जाएं, क्योंकि थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। और सुबह जब जर्मन्स इन हटी हुई लकड़ियों को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो दोनों यहीं पर छुपे थे और वो फौरन अपनी आर्मी को इनके पीछे लगा देंगे। इसलिए वो दोनों सबसे पहले चुपचाप कैंप की फेंस तक जाते हैं और फिर उसे ऊपर करके बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ से इन्हें तब तक भागते रहना है जब तक सुबह नहीं हो जाती। ये करते भी ऐसे ही हैं। पूरी रात भूखे प्यासे ये सब बस उस कैंप से दूर भागते रहते हैं। इनके शरीर में जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। फिर कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है तो ये फौरन लकड़ी की झाड़ के नीचे छुप जाते हैं, ताकि पेट्रोलिंग ऑफिसर इन्हें देख ना सके। और रात होते ही फिर से निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलते रहते हैं और इन दिनों रास्ते में जो कुछ मिलता है वो उसे खाते रहते हैं और अपने पेट को भरने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी दौरान फ्रेडी देखता है कि वॉल्टर का पैर जख्मी हो गया है, जिसकी वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही है। वो फौरन एक कपड़ा लेकर उसके पैर में बांध देता है और उसे वहीं रात में आराम करने को कहता है। नेक्स्ट डे सूरज की रोशनी में ये फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने अब जर्मन खड़े मिलते हैं, जिन्होंने अगर इन्हें देख लिया तो बिना कुछ पूछे ही गोली मार देंगे। इसलिए दोनों बड़ी देर तक डिसाइड करते हैं कि वो इस रास्ते से ना होकर बल्कि जंगल के रास्ते से जाएंगे। हालांकि इसमें उन्हें बहुत दूर चलना पड़ेगा, लेकिन कम से कम उनका जिंदा रहने के चांसेस तो ज्यादा रहेंगे। अब वो चलना शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते एक ऐसा दिन आता है जब इनके पैर जवाब दे देते हैं। दोनों ही एक पत्थर के सहारे से वहाँ आराम करने के लिए रुकते हैं और कुछ ही देर बाद किसी के कदमों की आवाज आती है, जिसे सुनकर इनकी सांसें रुक जाती है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। शायद इनकी मौत इनके पास आ रही है। लेकिन जब वो वहाँ खड़े होकर देखते हैं तो असल में वहाँ एक लड़की थी जो इन्हें देखकर ज्यादा शॉक नहीं होती, जैसे कि उसे पहले से पता था कि ये लोग कहीं से भाग कर आ रहे हो। और वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और उन्हें सबसे पहले तो कुछ खाने को देती है, जिससे कि वो अपनी भूख मिटाते हैं। अब इन दोनों के खाने के तरीकों को देखकर वो लड़की समझ जाती है कि असल में ये लोग कई दिनों से भूखे हुए हैं, और उनके कपड़े को देखकर उनके हालातों को भी समझ जाती है। इसलिए घर जाकर वो उनके लिए कुछ जूते और कपड़े लेकर आती है। वो उन्हें अपना नाम तो नहीं बताती और उन्हें ये भी नहीं बताती कि वो ज्यूस है या फिर जर्मन है। शायद उसके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर वो यही सब चीज़ें सोचती तो इन दोनों की कभी मदद नहीं कर पाती। उसके लिए इंसानियत इन सब चीज़ों से ऊपर आती है। कुछ समय के बाद वो लड़की देखती है कि एक जर्मन ऑफिसर उनके काफ़ी करीबी खड़ा होकर स्मोक कर रहा है। इसलिए वो उन दोनों को एक सेफ जगह पर ले जाती है और वहाँ उनके बारे में पूछती है। तब फ्रेडी बताता है कि वो ऑस्विच कैंप से भागे हुए हैं और उनके पीछे पूरी जर्मन सेना पड़ी है। उन्हें कैसे भी करके स्लोवाकिया तक पहुंचना है, जहां पर वो सेफ रह सकेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी खतरा है। तो वो लड़की अपने दोस्त से बात करती है और उसे इन लोगों के बारे में बताती है।
अब उसका दोस्त इनकी मदद करने के लिए मान जाता और इनके साथ अगले दिन चलने लगता। लेकिन अगर किसी जर्मन ने उसे इन दोनों की मदद करते हुए देख लिया तो उसे भी मार देंगे। पर अभी वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहा था। वो उन दोनों को कैसे भी करके बॉर्डर के करीब ला देता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्टर के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि वो चल सके। तब फ्रेडी उसे आजादी का लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम यहीं पे आराम करने के लिए रुक गए तो वो लोग हमें आकर मार देंगे और हमारे इतनी दिनों का संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुन के वो चलने के लिए मान जाता है, लेकिन वो दोनों रेंग रेंग कर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर खड़े होकर चले तो जर्मन उन्हें देख लेंगे और उनका सफाया हो जाएगा। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद उन्हें कुछ हलचल होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनके पीछे कोई आ रहा है, तो वो खड़े हो जाते हैं और तेजी से भागना शुरू करते हैं। लेकिन अहम मौके पर अब वॉल्टर गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर अब जान ही नहीं बची थी कि वो और थोड़ी दूर चल पाए। लेकिन अभी इनका सफर काफी लंबा है। इसी बीच थोड़ी ही दूरी पर बने हम एक घर को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और वो इन दोनों को ले जाते हैं। जब फ्रेडी की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी घर में पाता है और रूम से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि ये घर स्लोवाकिया में है। यानी कि इन्होंने वो कर दिखाया जो लाखों लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब कुछ देर उस फैमिली से बात करने के बाद इन्हें सिटी में भेज दिया जाता है। यहाँ पे स्लोवाकिया के हायर ऑफिशियल से बात करने के लिए ये अर्जी डालते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं मिलते। पर इनकी मुलाकात उसके असिस्टेंट से होती है जिन्हें बताते हैं कि मैं फ्रेडी और मेरा दोस्त वॉल्टर है, हम दोनों ही ऑस्विच कैंप से भागकर यहाँ पर आए। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार कुछ सख्त कदम उठाए ऐसे कैंप को बंद कराने के लिए, क्योंकि अभी भी वहाँ पर लाखों लोग कैद हैं जिन्हें बुरी तरह से मारा जा रहा है। अब अगले दिन बाइलक इनकी मुलाकात स्लोवाकिया के हायर ऑफिशियल से हो जाती है, जिनके सामने बैठकर वो बताते हैं कि हमने 2 साल उस कैंप में गुजारे हैं। हमारे साथ तकरीबन 4 लाख लोग वहाँ रहते हैं जिन्हें दूसरे शहरों से लाकर वहाँ कैद किया गया है, और मैंने अपनी बहनों को अपनी आंखों के सामने जलील होते हुए देखा है, अपने परिवार वालों को भूख से मरते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सख्त कार्रवाई करें। उनकी बातों को सुनने के बाद सरकार कुछ कदम उठाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सालों तक वो कैंप वैसे ही चलता रहता है। लेकिन जब 1945 में जंग खत्म हो जाती है तो उन सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो गई, क्योंकि सिर्फ ऑस्विच कैंप में जिसमें फ्रेडी और वॉल्टर थे उसमें तकरीबन 25 लाख मासूम, और पूरी जर्मनी में काफ़ी ऐसे कैंप बनाए गए जिसमें तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 5 से 10 साल के बच्चे थे जिन्हें गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। अब कहानी के आखिर में हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक जर्मन ऑफिसर लोगों को चुन रहा था कि आखिर किस किस को आज मारा जाए, और ये वो इतनी आसानी से कर रहा था जैसे कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना हो। वेल दोस्तों, एक चीज़ हमें कहानी देखकर ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। हिटलर ने सोचा था कि वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन आखिर में उसे खुद को ही मारना पड़ा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी? इस वीडियो पर एम करते हैं 350 कमेंट का, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।